नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आलोक शुक्ला है और मैं प्रतिदिन आपके लिए 8:30 बजे शाम को लेकर आता हूं प्रसंग में एक नए विषय पर चर्चा। आज 23 जनवरी का दिन है और सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस भी है। इसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए आज सुभाष जी के जन्म दिवस पर कुछ ऐसी बातें करते हैं जिनकी चर्चा पहले कुछ कम हुई है। सुभाष बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता जानकी नाथ बोस मशहूर वकील थे। वो बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे। सुभाष ने कटक के रेवेनशॉ कॉलेज में पढ़ाई की। सन 1916 में प्रेसिडेंसी कॉलेज के अध्यापकों और छात्रों के बीच झगड़े में सुभाष ने छात्रों का नेतृत्व संभाला, जिसके कारण उन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज से 1 साल के लिए निकाल दिया गया। सन 1919 में बीए ऑनर्स की परीक्षा में उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रावीण्यता सूची में दूसरा स्थान प्राप्त किया। उनके पिता की इच्छा थी कि सुभाष आईसीएस बने। वो 15 सितंबर 1919 को आईसीएस की परीक्षा की तैयारी करने के लिए इंग्लैंड चले गए। उन्होंने 1920 में आईसीएस की वरीयता सूची में चौथा स्थान प्राप्त किया, परंतु देश की सेवा के प्रति समर्पित सुभाष के लिए आईसीएस बनकर अंग्रेजों की गुलामी करना संभव नहीं था। इसलिए 22 अप्रैल 1921 को उन्होंने आईसीएस से त्याग पत्र दे दिया। उनकी मां प्रभावती जी ने कहा कि उन्हें अपने बेटे के इस फैसले पर गर्व है। जब सुभाष भारत लौट कर आए तो रविंद्रनाथ टैगोर जी की सलाह पर वो मुंबई के मणि भवन में 20 जुलाई 1921 के दिन गांधी जी से मिले। इसके बाद सुभाष असहयोग आंदोलन में सहभागी हो गए। देशबंधु चित्तरंजन दास ने सुभाष को कोलकाता महापालिका का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी बनाया। उनके कार्यकाल में उन्होंने कोलकाता के सभी रास्तों के अंग्रेजी नाम बदलकर भारतीय नाम कर दिए। बहुत जल्दी सुभाष देश के महत्वपूर्ण युवा नेता बन गए। 1927 में साइमन कमीशन को काले झंडे दिखाने के आंदोलन का नेतृत्व भी सुभाष ने किया। सुभाष को कुल 11 बार कारावास की सजा मिली। 1925 में गोपीनाथ साहा नाम के एक क्रांतिकारी को फांसी के बाद उसका अंतिम संस्कार करने पर अंग्रेज सरकार ने सुभाष को गिरफ्तार कर लिया और बिना कोई मुकदमा चलाए अनिश्चित काल के लिए म्यांमार के मंडाले जेल भेज दिया। सुभाष की तबीयत जेल में बहुत खराब हो गई, तब सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया। 1930 में सुभाष को कारावास में ही कलकत्ता का महापौर चुना गया था। सन 1933 से 1936 तक सुभाष यूरोप में रहे। वहां वो मुसोलिनी से मिले और आयरलैंड के नेता डी वलेरा उनके मित्र बन गए। 1934 में पिता की मृत्युशैया पर होने की खबर मिलने पर वो कलकत्ता लौटे। कलकत्ता पहुंचते ही अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और कई दिन जेल में रखकर वापस यूरोप भेज दिया। सन 1934 में सुभाष ऑस्ट्रिया में थे। तब उन्हें अपनी पुस्तक लिखने के लिए एक अंग्रेजी जानने वाली टाइपिस्ट की जरूरत थी। उनके एक मित्र ने एमिली शेंकल नाम की एक ऑस्ट्रियन महिला से उनकी मुलाकात करा दी। सुभाष एमिली की ओर आकर्षित हुए और सन 1942 में बॉड गास्टिन नाम के स्थान पर उन्होंने एमिली से हिंदू पद्धति से विवाह कर लिया। वियना में एमिली ने एक पुत्री को जन्म दिया जिसका नाम सुभाष ने अनीता बोस रखा था। 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कांग्रेस का 51वां अधिवेशन था, इसलिए सुभाष चंद्र बोस का स्वागत 51 बैलों द्वारा खींचे गए रथ से किया गया। अध्यक्षीय भाषण इतना अच्छा था कि वैसा अध्यक्षीय भाषण बहुत ही कम लोगों ने दिया है। अपने अध्यक्ष कार्यकाल में सुभाष ने योजना आयोग की स्थापना की और जवाहरलाल नेहरू को इसका पहला अध्यक्ष बनाया। सुभाष ने बंगलौर के मशहूर वैज्ञानिक सर विश्वेश्वरैया की अध्यक्षता में एक विज्ञान परिषद की स्थापना भी की। 1937 में जापान ने चीन पर आक्रमण कर दिया। तब सुभाष की अध्यक्षता में कांग्रेस ने चीनी जनता की सहायता के लिए डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस के नेतृत्व में एक चिकित्सकीय दल भेजने का निर्णय भी किया। 1939 में गांधी जी ने अध्यक्ष पद के लिए पट्टाभी सीतारामैया को चुना। रविंद्रनाथ ठाकुर, प्रफुल्ल चंद्र राय, मेघनाथ साहा ऐसे लोग सुभाष को फिर से अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने किसी की बात नहीं मानी और बरसों बाद कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ। मजे की बात यह है कि गांधी जी के विरोध के बाद भी सुभाष बाबू 203 मतों से चुनाव जीत गए।
लेकिन गांधी जी इससे बहुत नाराज हो गए और गांधी जी के कारण कांग्रेस कार्यकारिणी के 14 में से 12 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। एकमात्र जवाहरलाल नेहरू तटस्थ रहे और शरद बाबू सुभाष जी के साथ रहे। आखिर में तंग आकर 29 अप्रैल 1939 को सुभाष ने कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। 3 मई 1939 को सुभाष ने कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से अपनी पार्टी की स्थापना की और कुछ दिन बाद सुभाष को कांग्रेस से निकाल दिया गया। सुभाष की युवा ब्रिगेड के लोग गुलामी के प्रति कलकत्ता के हॉलवेट स्तंभ को तोड़कर उसकी नींव की एक एक ईंट उखाड़ कर ले गए। सुभाष ने इससे यह संदेश दिया कि इसी तरह से वो ब्रिटिश साम्राज्य की भी ईंट से ईंट बजा देंगे। अंग्रेज सरकार ने सुभाष को कैद कर लिया। सुभाष ने जेल में ही आमरण अनशन कर दिया तो सुभाष को रिहा कर दिया गया, लेकिन उन्हें घर पर ही नजरबंद कर लिया गया। 19 जनवरी 1941 को सुभाष पुलिस को चकमा देते हुए एक पठान मोहम्मद जियाउद्दीन के वेश में नजरबंदी से फरार हो गए। धनबाद जिले के गोमोह तक कार से गए। गोमोह रेलवे स्टेशन से फ्रंटियर मेल पकड़कर वे पेशावर पहुंचे। पेशावर में उनके एक सलाहकार मियां अकबर ने उनसे कीर्ति किसान पार्टी के भगत राम तलवार से उनकी मुलाकात करा दी। भगत राम तलवार के साथ सुभाष पेशावर से काबुल गए। इस सफर में भगत राम तलवार रहमत खान के नाम से और पठान और सुभाष उनके गूंगे बहरे चाचा बन के गए। पहाड़ियों में पैदल चलते हुए उन्होंने यह सफर पूरा किया। काबुल में सुभाष 2 महीने तक उत्तम चंद मल्होत्रा नाम के एक भारतीय व्यापारी के घर में रहे। जर्मन और इटालियन दूतावासों ने उनकी सहायता की और आखिर में आर्लेंडो मेजोंटा नाम के एक इटालियन व्यक्ति बनकर सुभाष काबुल से निकलकर रूस की राजधानी मॉस्को होते हुए जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंच गए। बर्लिन में सुभाष ने भारतीय स्वतंत्रता संगठन और आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की। इसी दौरान सुभाष नेताजी के नाम से जाने जाने लगे थे। 29 मई 1942 को सुभाष हिटलर से भी मिले, लेकिन हिटलर ने भारत में कोई विशेष रुचि नहीं ली। उन्होंने सुभाष को सहायता करने का कोई स्पष्ट वचन नहीं दिया। 8 मार्च 1943 को जर्मनी के कील बंदरगाह से सुभाष आबिद हसन सफरानी के साथ एक जर्मन पनडुब्बी में बैठकर मेडागास्कर के किनारे तक गए और इसके बाद समुद्र में तैरकर ये दोनों जापानी पनडुब्बी तक पहुंचे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय किन्हीं भी 2 देशों की नौसेनाओं की पनडुब्बियों के द्वारा नागरिकों की ये एकमात्र अदला बदली की घटना थी। जापानी पनडुब्बी ने उन्हें इंडोनेशिया के पादांग बंदरगाह तक पहुंचाया। पूर्वी एशिया पहुंचकर सुभाष बोस ने वयोवृद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बोस से भारतीय स्वतंत्रता परिषद का नेतृत्व संभाल लिया। जापान के प्रधानमंत्री जनरल हिदेकी तोजो ने सहयोग का आश्वासन दिया। नेताजी ने जापान की संसद जिसे डायट कहते हैं उसके सामने भी भाषण दिया। 21 अक्टूबर 1943 के दिन नेताजी ने सिंगापुर में आरजी हुकूमत आजाद हिंद अर्थात स्वाधीन भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की। वो खुद इस सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री बने। नेताजी आजाद हिंद फौज के प्रधान सेनापति भी बने। जापानी सेना के द्वारा अंग्रेजों की फौज से पकड़े हुए भारतीय युद्धबंदियों को आजाद हिंद फौज में भर्ती किया गया। महिलाओं के लिए झांसी की रानी रेजिमेंट भी बनाई गई। कैप्टन लक्ष्मी सहगल इस रेजिमेंट की प्रमुख थी। उनकी एक चित्र मैं आपको दिखाता हूं। नेताजी ने अपने भाषण में कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अपनी फौज को प्रेरित करने के लिए नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया। अंडमान और निकोबार द्वीप आरजी हुकूमत आजाद हिंद के शासन में रहे। नेताजी वहां गए भी और उन्होंने इन द्वीपों का नाम बदलकर शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप का नया नाम दिया। आजाद हिंद फौज के गुमनाम शहीदों की याद में सिंगापुर के एस्प्लेनेड पार्क में आईएनए वॉर मेमोरियल बनाया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने 8 जुलाई 1945 को इस स्मारक पर जाकर अनाम सैनिकों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। जब ब्रिटिश सेनाओं ने सिंगापुर पर कब्जा किया तो माउंटबेटन के आदेश से इसे ध्वस्त कर दिया गया। इस स्मारक पर आजाद हिंद फौज के 3 ध्येयवाचक शब्द इत्तेफाक मतलब एकता, एतमाद मतलब विश्वास और कुर्बानी मतलब बलिदान लिखे हुए थे। सिंगापुर की नेशनल हेरिटेज बोर्ड ने 1995 में वहां के भारतीयों के सहयोग से इंडियन नेशनल आर्मी की बेहद खूबसूरत स्मृति पट्टिका इसी स्थान पर स्थापित की है। आजाद हिंद फौज ने मणिपुर घाटी का 1500 वर्ग मील का क्षेत्र ब्रिटिश से मुक्त करा लिया
और दिनांक 14 अप्रैल 1944 को बहादुर ग्रुप के कमांडर कर्नल S.A. मलिक ने मोइरांग के कंगला पर तिरंगा फहराया। इसी स्थान से पूरे मणिपुर का प्रशासन लगभग 3 महीने तक चलाया। इस स्थान पर आज भी INA स्मारक बना हुआ है। नेताजी ने 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी के नाम एक संदेश भी प्रसारित किया, जिसमें उन्होंने इस निर्णायक युद्ध में विजय के लिए गांधी जी का आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी। प्रसार भारती की आर्काइव से नेताजी के एक भाषण की ऑडियो रिकॉर्डिंग का एक छोटा सा अंश आपको सुनाते हैं। बहनों और भाइयों, हमने जो आजादी की लड़ाई छेड़ रखी है उसे तब तक जारी रखना होगा जब तक हमें मुकम्मल आजादी हासिल न हो। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद 18 अगस्त 1945 को नेताजी रूस से सहायता मांगने के लिए हवाई जहाज से मंचूरिया की तरफ जा रहे थे। इस सफर के दौरान वो लापता हो गए। 23 अगस्त 1945 को रेडियो टोक्यो ने बताया कि 18 अगस्त को सैगोन में ताई होकू हवाई अड्डे के पास उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें उनकी मृत्यु हो गई। उनकी अस्थियां संचित करके जापान की राजधानी टोक्यो के रेंकोजी मंदिर में रख दी गईं। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने इस घटना की जांच करने के लिए 2 बार आयोगों का गठन किया और दोनों बार नतीजा निकला कि नेताजी उस विमान दुर्घटना में शहीद हो गए थे। 1999 में मनोज मुखर्जी के नेतृत्व में तीसरा आयोग बनाया गया। सन 2005 में ताइवान सरकार ने मुखर्जी आयोग को बताया कि 1945 में ताइवान की भूमि पर कोई हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुआ ही नहीं था। 2005 में मुखर्जी आयोग ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें उन्होंने कहा कि नेताजी की मृत्यु विमान दुर्घटना में होने के कोई सबूत नहीं है, लेकिन भारत सरकार ने मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। नेताजी का लापता होना और उनकी मृत्यु आज भी भारतीय इतिहास का अनुत्तरित रहस्य है। नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में आजाद हिंद फौज पर चलाए गए मुकदमे से नेताजी की लोकप्रियता बहुत बढ़ी। आजाद हिंद फौज के प्रयासों का दूरगामी परिणाम यह हुआ कि सन 1946 के नौसेना विद्रोह का भी इसका उदाहरण है। आजाद हिंद फौज को छोड़कर विश्व इतिहास में ऐसा कोई भी दृष्टांत नहीं मिलता जहां 30-35 हजार युद्धबंदियों ने संगठित होकर अपने देश की आजादी के लिए प्रबल संघर्ष छेड़ा हो। आज चलिए आपको आजाद हिंद सेना का एक कौमी तराना सुनाकर आपसे विदा लेता हूं। ये कौमी तराना YouTube की चैनल बीइंग क्वियन पर क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस पर उपलब्ध है। आप देखेंगे कि इस कौमी तराने की धुन भारत के राष्ट्रगान जन गण मन की धुन के समान ही है। इस बात के साथ आज का प्रसंग समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार। चैन की बरखा बरसे भारत भाग्य है जागा। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। चंचल बाचल यमुना गंगा नीचल जल तरंगा। तेरे नित्य गुण गाए तुझसे जीवन पाए सब तन पाए आशा। सूरज बन कर जग पर चमके भारत नाम सुहागा।